हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम में। आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि इस चैनल पे एक नई पहल चल रही है। कौन सी पहल चल रही है यहाँ पे? तो ये पहल चल रही है कि यहाँ पे सभी तरह के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। हाई स्कूल के 2 पेपर सॉल्व हो चुके हैं, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। पहला पेपर जो है वो है हिंदी का, दूसरा पेपर किसका, सामाजिक विज्ञान का, और ये तीसरा पेपर है किस चीज़ का, विज्ञान का। देखो यहाँ पे दिया है विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आपको पेपर ये सॉल्व करना रहता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए समय कितनी देर का दिया होता है, 3 घंटे का दिया होता है और पूर्णांक 100 अंक नंबर का होता है। उसके बाद आप पहले तुरंत पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, सभी खंडों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर खंडवार लिखिए। तो पहले तो आपको डालना रहेगा खंड का, आपको डालना रहेगा खंड का, उसमें डालिए भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान जब आप डाल देंगे फिर प्रश्न नंबर 1 के का उत्तर डालिए। उसके बाद आप जब डालिए प्रश्न उत्तर क 1 के का उत्तर, तो उसमें आप प्रश्न पढ़िए, यदि किसी खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी f0 तथा नेत्रिका की फोकस दूरी fe हो, तो अनंत पर प्रतिबिंब के लिए इसकी आवर्धन क्षमता होगी। तो आपको इसमें से क्या करना रहेगा, आपको इसी तरह से जैसे यहाँ पे दिया हुआ ऐसे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और चारों ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा, चारों में से एक को सही चुनना रहेगा। फिर आप जब उसको सही चुन लेंगे, फिर आप उसको नीचे जहाँ पे लिखे हैं प्रश्नोत्तर 1 के का उत्तर, उसी के नीचे आपको उसका उत्तर लिखना रहेगा। उसी तरह से आप देखिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? अब यहाँ पे देखिए इसका उत्तर सही होता है अवतल लेंस, दर्पण नहीं अवतल लेंस होता है सही। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें एक तरह से दी हुई हैं, यहाँ पे अवतल लेंस दिया हुआ है, यहाँ पे अवतल दर्पण, तो सही क्या होता है, अवतल लेंस। ये सभी प्रश्न देखो एक एक नंबर के हैं। कितने नंबर के, एक एक नंबर के हैं। फिर अगला नंबर प्रश्न देखो, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है क्या, 2 नंबर का। फिर आप डालेंगे प्रश्न नंबर 2 के का उत्तर। इसमें दिया है आंख की सामंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। ये प्रश्न आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये 2 नंबर का है, यानी ये अति लघु उत्तरीय में आ गया, 2 नंबर का है। तो आपको इसका उत्तर देना रहेगा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को आंख की सामंजस्य क्षमता कहते हैं। एक स्वस्थ आंख 25 सेंटीमीटर से अनंत की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना रहेगा। अब 2 नंबर का है तो इतना बड़ा तो लिखना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक एक था तो आपको ऑप्शन चुनना रहता था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन इधर दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऐसे दिया हुआ है, दो प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर डालिए। आप प्रश्न नंबर 2 के खा का उत्तर डालिए। वहाँ पे देखिएगा आप ऐसे लिखा रहेगा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूसरी अ, दूसरा नहीं दूरस्थ प्रकाश का रंग क्या होगा। तो आपको ये बताना रहेगा। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ी है तो आप तो बड़े आसानी से बता ले जाएंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल को यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब कीजिए इस कोने पे, और यहाँ पे लाइक है, लाइक के बटन को दबाइए, तो आप यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब जब आप जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हर चीज़ अच्छे से और शुरू से लेकर अब पढ़ाई जाएगी। आप एकदम नहीं पढ़े हैं तो फिर भी आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। यहाँ पे बहुत सरलता से और हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। बस आपको क्या कर देना है, यहाँ पे ये सब्सक्राइब कर देना है और लाइक भी कर देना है आपको। ठीक है, इसी तरह से अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रश्न नंबर 2 के गा का उत्तर आप डालिए। उसके बाद डालिए ओम का नियम, वहाँ पे लिखा है कि ओम का नियम लिखिए, तो आपको ओम का नियम लिखना रहेगा। तो ओम का नियम आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। ओम के नियम में जो वो होता है कि इस नियम के अनुसार जो ओम का नियम होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं तो चालक में प्रवाहित धारा आई सिरों के विभवांतर बी के समानुपाती होता है। मतलब बी अपॉन आई बराबर नियतांक, या फिर बी अपॉन आई बराबर प्रतिरोध, जिसे आर कहते हैं। क्या होता है, बी सॉरी बी अपॉन आई बराबर आर। ठीक है, यही होता है ओम का नियम। यही आपको लिखना रहेगा, इसका फार्मूला आपको वो पूरा लिखना रहेगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या रहती हैं, अपरिवर्तित, मतलब नहीं बदलती हैं,
तो चालक में प्रवाहित धारा जो होती है वो क्या होती है, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, मतलब B/I बराबर R के। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखिए। अगला यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर प्रश्नोत्तर 3 के का उत्तर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख खींचिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से इसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आपको ऐसे नहीं बताया जा सकता कोई भी चीज़, क्योंकि इस तरह से बताने से आपको केवल कन्फ्यूज़न होगी। अगर आपने पूरा अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप इस चीज़ को समझने में असमर्थ हैं। तो आपको इसको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आप तो जानते हैं आपको क्या करना है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए खा नंबर प्रश्नोत्तर 3 के खा का नंबर उत्तर। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो आपको ये अपवर्तनांक ज्ञात करना बहुत आसान है। बस आप क्या करिए, थोड़े अच्छे से दिमाग लगा के क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपके सभी प्रश्न के उत्तर इसी सारे चैप्टर में मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ कठिन नहीं, बस ये केवल देखने में कठिन लग रही है, आप दिक्कत मत लीजिएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो आपने अगर पढ़ा होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। दोस्तों ये देखिए, एक होता है उत्तल दर्पण। अब अगर आपसे ऐसे बना दिया जाए, आपसे ये अभी आप इतना तक नहीं जानते होंगे, हो सकता है पढ़े हों आप लेकिन हाई लेवल का पढ़े हों, लेकिन अगर हमने ये बना दिया, आपसे पूछ लें कि इसमें बताओ ये कौन सा लेंस है, हमने अभी किसी तरफ कलई नहीं किया है इसके, मतलब किसी तरफ पेंट नहीं किया है चांदी से, अब आप बताओ कौन सा लेंस है। आप यही नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। क्योंकि किसी भी दर्पण के हमेशा दाहिनी ओर पेंट किया जाता है, और जब दाहिनी ओर पेंट किया जाता है इसका अंदर एक जो कांच वाला भाग है जो दिखाई देने वाला वो धंसा हुआ है, तो ये कौन सा लेंस हुआ, ये अवतल लेंस हुआ। अगर यही चीज़ आपको ऐसे दे दी जाती और पूछ लिया जाता तो अब हमेशा दाहिनी तरफ होता है यानी इस तरफ पेंट होगा, तो ऐसे पेंट होता ये। अब जब ऐसे पेंट हो गया तो ये कौन सा हो गया, उत्तल लेंस हो गया। तो अभी आपको ये सब बड़ी आसानी से समझ में आने लगेगा। यहाँ पे अभी बहुत सारे सूत्र होते हैं कि मनुष्य की लंबाई या 6 मीटर है, तो उसको 6 फुट है, तो उसको अपनी पूरी शरीर देखने के लिए कितने फुट की दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, मनुष्य की लंबाई का आधा कर देते हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं, बहुत सारे पूछे जाते हैं। फिर ये भी पूछ लेता है कि अगर एक व्यक्ति दर्पण की तरफ कितने के स्पीड से, मान लेते हैं कि 40 के स्पीड से आ रहा है, तो दर्पण में वो कितने के स्पीड से दिखाई पड़ेगा। तो अगर वो दर्पण की तरफ 40 के स्पीड से आ रहा है तो दर्पण में वो कितने के स्पीड से, 80 के स्पीड से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दुगनी हो जाती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी आपको पढ़नी पड़ेंगी। और उसके लिए क्या कीजिए, आपको तो पता ही है अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 के का उत्तर। प्रश्न नंबर 4 के का उत्तर लिखा हुआ है निम्न परिपथ में सेल द्वारा प्रवाहित धारा I की गणना कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ये पूरा इसका वो दिया हुआ है ग्राफ। अब इसी में आपको सॉल्व करना रहेगा, इसी को देख के पूरा इसका फार्मूला होता है, फार्मूला आपको आना आवश्यक है। अच्छा, फार्मूला क्यों बना ये भी आपको जानना ज़रूरी है। हर चीज़ आपको गहराई से क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर क्या वो करता है, केवल आपको रास्ता बता सकता है। ठीक है, और पेपर ज़्यादा कठिन नहीं होता। अगर आप थोड़ी मेहनत कर देते हैं तो आपके 90% से ऊपर 95, 97, 94, 93 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। अब किलोवाट घंटा को परिभाषित करना है। एक घर में 100 वाट के 2 बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। यहाँ पे देखो ये, अरे सॉरी, यहाँ पे देखो दिया हुआ है बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। तो एक माह मतलब 30 दिन में खर्च हुए विद्युत ऊर्जा की गणना यूनिट में कीजिए। अगर आपने विद्युत वाला पूरा पाठ सही से पढ़ा है तो आप क्या कर ले जाएंगे, पूरे प्रश्न को कर ले जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी समय है, ज़्यादा दूर नहीं है।
एक एक दो दो दिन के पार्ट हैं पूरे, आप आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला वो देखते हैं। अगले में देखिए क्या लिखा हुआ है। अगले में प्रश्नोत्तर 4 के गा का उत्तर। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, सॉरी ये वाला हिस्सा, विद्युत बल्ब का सिद्धांत एवं कार्य विधि समझाइए। यहाँ पे देखिए कार्य विधि आपको समझाना है और उसका सिद्धांत समझाना है। विद्युत बल्ब में वायु के स्थान पर आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? ये कॉमन सा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और विद्युत से देखो कितने प्रश्न आ गए, आप 1 मिनट के लिए देखो, यहाँ पे विद्युत से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे हैं। एक यहाँ पे आ गया विद्युत, अभी एक पीछे गया, एक यहाँ पे देखिए विद्युत मोटर। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, विद्युत उद्युत आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए, इस तरह से कि समझ लीजिए आपने रट लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला वीडियो इसी तरह, अगला वीडियो कह रहे हैं, अगला प्रश्न इसी तरह से, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर, इसको आप दीर्घ में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये कितने नंबर का है, यहाँ पे ध्यान दो, ये 6 नंबर का है। ठीक है, ये भी 6 नंबर का है। अब देखना, इसमें 5 नंबर का अगर आपको आता है तब तो ठीक है, नहीं अथवा करके इधर भी दिया हुआ है, ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ एक वैद्युत मोटर की निम्नांकित चित्र बनाते हुए उस इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि, ये कार्यविधि ही तो है, कार्यविधि को संक्षेप में समझाइए। अब आपको क्या करना है, विद्युत मोटर का चित्र बनाना है, उसके बाद उसका नाम भी लिखना है, कौन सा पार्ट है, देखो या नामांकित चित्र बनाते हुए। उसके बाद फिर क्या करना है, उसकी कार्यविधि को आपको समझाना है वहाँ पे लिख के कि ये कैसे कार्य करता है। फिर अगला देखिए यहाँ पे, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे देखो अथवा लिखा हुआ है, अथवा के इधर देखिए नीचे लिखा हुआ है दक्षिणावर्त पेंच के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आपको या तो फिर ये विद्युत मोटर वाला आना चाहिए या दक्षिणावर्त पेंच का नियम आना चाहिए। एक त्रिभुज धारावाही चालक के 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, चालक से 1 सेंटीमीटर दूर पर चुंबक फ्लक्स घनत्व की गणना कीजिए। तो आपको या तो फिर ये बताना रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपको आना आवश्यक है, आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए ध्यान से कि यहाँ पे अब आपका क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आपका खंड खा। खंड खा में क्या पूछा जाएगा आपसे, रसायन विज्ञान पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें पहला प्रश्न पड़ा है आपका, देखिए यहाँ पे पहला ही प्रश्न पड़ा है, प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर। लेकिन उससे पहले आपको डाल देना रहेगा खंड खा रसायन विज्ञान, उसके नीचे फिर लिखिए प्रश्न उत्तर 6 के का, प्रश्न उत्तर 6 का, और या फिर लिख सकते हैं प्रश्न नंबर 6 के का उत्तर, इस तरह से। तो 6 के का उत्तर देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण ही क्या है, उपयोगी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर 6 के खा, 6 का खा, या फिर प्रश्न नंबर 6 के खा का उत्तर डालिए और उसके बाद ये वाला पढ़िए। लिखा है धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो कौन सी है। तो आप देखिए अभी यहाँ पे तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो इसका क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये देखा नहीं, सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, तो वो कौन सी होगी, तो वो आपकी सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसी तरह से आपका प्रश्न नंबर अगला है, ब्यूटेन में क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे देखिए प्रश्न उत्तर 6 के गा का उत्तर, प्रश्न उत्तर 6 के गा, छा का गा या प्रश्न नंबर 6 के गा का उत्तर। अब आप उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए इसका क्रियात्मक समूह कौन सा होगा, तो ये वाला सही होगा। ठीक है, डबल बांड सी डबल बांड ओ, इस तरह से। अब अगला देखते हैं, अगला पूछ रहा है प्रश्न नंबर 7 के प्रश्न नंबर 7 के का उत्तर, प्रश्न नंबर 7 के का उत्तर आप डालिए। उसके बाद इस तरह से सॉल्व, देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित यौगिकों के आयु आयु IUPAC। अब आपने अगर IUPAC नाम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो ये बहुत आसान है, आपको एक बार समझने की ज़रूरत है। मैथ एट्रोब्यूट इस तरह से आपको बताया जाता है, एक बार आप समझ लीजिए आपको पूरा आ जाएगा। तो इसमें से देखिए
2 ही करने रहेंगे, लेकिन आपको कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो उसी तरह से अब एक का आपको पता लगाना है, एक का आप पता लगाइए और दूसरे का हम बता रहे हैं। मान लीजिए आपको ये वाला पता लगाइए, ये किसका है? कुछ प्रयास कीजिए जिससे आपका क्या हो, एक्टिव हो आप। एक्टिव जब होंगे, आप किताबों में ढूंढेंगे तो नई नई चीज़ों से मुलाकात होगी। अरे अभी तो ये भी नहीं जानते, अभी तो ये भी नहीं जानते। तो अगर आप अभी से प्रयास कर देते हैं तो आप बहुत जल्दी अपने क्षेत्र में अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसमें रसायन विज्ञान में। और इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे पेंटेनोन 3। इसको क्या कहेंगे? पेंटेनेन 3 और पेंटेनोन 3। अगला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे दिया है मिशेल। मिशेल क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका साबुन में स्वच्छीकरण क्रिया से में क्या महत्व है? तो आपको ये क्या करना रहेगा? ये वाला प्रश्न आपको सॉल्व करना रहेगा। इसको पहले समझा क्या है ये बताना रहेगा। हेडिंग डालो कि मिशेल, हेडिंग डालो मिशेल, उसके बाद बताओ मिशेल होता क्या है। फिर उदाहरण उसके 1-2 देकर समझाओ। फिर साबुन में इसका अगला हेडिंग डालो कि साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में इसका महत्व। फिर बताओ 2-3 महत्व कम से कम इसके बताओ। ठीक है, इस तरह से आपको। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, अगला प्रश्न दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि योगात्मक अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया अगर आप पढ़े हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत आसान है। उसको समझाइए, उसके बाद एक एक उदाहरण देखिए दीजिए और आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसी तरह से अब प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर जो है, इसमें दिया है दीर्घ आवर्त सारणी की उदाहरण सहित 2 विशेषताएं लिखिए। तो आपको दीर्घ आवर्त सारणी बनानी रहेगी, उसके बाद 2 उसकी विशेषताएं भी लिखनी रहेंगी उदाहरण के साथ। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर। फिटकरी का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए। आप फिटकरी के बारे में जानते हैं, उसका आपको रासायनिक सूत्र और नाम लिखना रहेगा। इस पर ऊष्मा व जल के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो उसमें आपको क्या करना रहेगा? ऊष्मा और जल का क्या प्रभाव होता है उसकी विवेचना करना रहेगा। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर देखिए। प्रश्न नंबर 8 के का उत्तर, अमोनिया को शुष्क करने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग नहीं। आगे पढ़ते हैं। नहीं करते। समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि इसे नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की विधि का समीकरण भी लिखिए। तो अब आपको ये क्या करना रहेगा? पूरा करना रहेगा, तभी आपके 4 नंबर मिलेंगे। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ऐसा है जो बिना पढ़े नहीं आ सकता। हिंदी में तो आप कुछ बना बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें आप कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुरंत उदाहरण और उसके बाद उसकी विधि मांग लेता है। तो अगर आप पता नहीं तो आप ना उदाहरण लिख पाएंगे, ना विधि लिख पाएंगे, ना परिभाषा लिख पाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। तो यहाँ पे डालिए, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है प्रयोगशाला में, वो आपको बनाना रहेगा। आपके पुस्तक में दिया होगा, आप उसको एक बार समझ लीजिए। नहीं समझे हैं तो हम आपको समझा देंगे। अभी आप बस क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम आपको सब कुछ इसी चैनल पे बताएंगे। कहाँ पे? इसी चैनल पे क्या करेंगे? सब कुछ बताएंगे। और बेल आइकन जो है उसको आप लोग ऑन कर दीजिए, जो ऐसे बेल आइकन बना है ऐसे ऐसे वो कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अगर ये आपको आता है तो आप ये कीजिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए अथवा करके दे दिया गया, मतलब वो नहीं आता तो नीचे वाला देखिए, यहाँ पे लिखा है फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त करने की विद्युत अपघटनीय विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस पे चित्र भी बनाना है आपको कि फफोलेदार तांबे से शुद्ध तांबा प्राप्त करने कैसे, विद्युत अपघटनी किस विधि से? तो विद्युत अपघटनी विधि से। ठीक है। उसके बाद संबंधित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए आपको। ये 6 नंबर का है, ऊपर वाला भी 6 नंबर का है, मतलब दोनों 6 नंबर का है, अथवा करके दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको डालना रहेगा खंड गा। कौन सा? खंड गा। खंड गा में क्या है? खंड गा में जीव विज्ञान। आपसे जीव विज्ञान पूछा जाएगा। जीव विज्ञान के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि विज्ञान में तीनों विषय आते हैं। ठीक है। आप जैसे ही इंटर में जाएंगे तैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तीनों अलग हो जाएंगे। फिर आप मर्जी का है तो जीव विज्ञान लीजिए, मर्जी का है मैथ लीजिए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है।
फिर उसी तरह से देखते हैं जीव विज्ञान में प्रश्न नंबर 10 के का उत्तर। प्रश्न नंबर 10 के का उत्तर इसमें पूछा है फेल्मोरिन सिरा खुलती है, तो आपको ये क्या करना रहेगा, इसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको लिखना रहेगा। कैसे लिखेंगे, आप डालेंगे प्रश्न उत्तर 10 के का उत्तर, उसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिया हो, अच्छा उसके ऊपर डाल दीजिएगा खंड गा। क्या आप डाल दीजिएगा, खंड गा जीव विज्ञान, ये आप डाल दीजिएगा उठा के, जिससे पता चल जाए, और इसको हाईलाइट कर दीजिएगा थोड़ा, जिससे पता चले दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछा है ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है। तो अब थोड़ा जीव विज्ञान के बारे में हमको कम नॉलेज है, लेकिन एक सर हैं जो पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर आप डिमांड कर रहे हैं, तो हम उनको क्या करेंगे, हायर करेंगे, और वो आपको जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको 4 ऑप्शन फिर दिए हैं, आपको 4 ऑप्शन डालने रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 के भी देखो का, खा और गा 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको तीनों करने हैं। इसमें का में क्या दिया हुआ है, क्या में का में दिया हुआ है, वसा का पाचन आहार नल के किस भाग में पूरा होता है। ठीक है, ये आपको बताना रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 के खा का उत्तर डालिए। इसमें पूछ रहा है इंसुलिन के शास्त्रों में रुधिर के ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने पर वाले रोग का नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पे 2-3 रोग के नाम लिखने रहेंगे। उसके बाद फिर ओपीएट ओपीएट क्या है, आपको ये लिखना रहेगा कि ओपीएट क्या है, ओपीएट क्या है। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 12 के का उत्तर। प्रश्न नंबर 12 के का क्या उत्तर में दिया हुआ है कि संयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। तो आपको इसमें अंतर बताना रहेगा, ये कितने नंबर का रहेगा, ये 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखिए अगला प्रश्न पूछ रहा है, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि उस रोग का नाम बताइए जो चोट लगने पर रुधिर का थक्का नहीं बनाता और जिससे रुधिर का थक्का नहीं बनता और रुधिर बहता रहता है, ऐसा क्यों होता है। तो आपको ये क्या करना रहेगा, उस रोग का नाम बताना रहेगा और ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि पहलवान के बच्चे पहलवान नहीं होते, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो आपको क्या करना रहेगा, अब आप इसको पूरा बताइए कि ये ऐसा क्यों होता है, अनुवांशिक लक्षण टाइप के ऐसे कुछ होते होंगे जो आपको बताना रहेगा। ठीक है, उन सभी में। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 के का उत्तर आप डालिए। प्रश्न नंबर 13 के का उत्तर, उसमें पूछ रहा है धमनी व सिरा के 4 प्रमुख अंतर बताइए। तो आप एक तरफ डालिए धमनी, दूसरी तरफ डालिए सिरा, और उसके बाद आप लिखिए धमनी में 4 लिखिए, उसके बाद उसी के अनुसार सिरा में भी 4 और लिखिए, और चारों क्या होने चाहिए, एक दूसरे से अलग होने चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 13 के का उत्तर, पौधों के मूल रोग, मूल मतलब जड़ होता है, द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार होता है। तो आपको ये बताना रहेगा। ये भी देखिए कितने नंबर का है, ये भी देखिए 4 नंबर के, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के, सॉरी एक 3 नंबर भी आ गया, इसको हटा देते हैं। हाँ, फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 13 के का उत्तर, अंतःस्त्रवी ग्रंथियां किसे कहते हैं, हमारे शरीर में पाई जाने वाली मुख्य अंतःस्रवी ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो आपको कितना लिखना रहेगा, देखिए 4 नंबर का है, तो आपको अंतःस्रवी ग्रंथियों किसे कहते हैं वो पूरा पहले उसकी परिभाषा लिखनी रहेगी, और उसके बाद पाई जाने वाली मुख्य ग्रंथियों के नाम भी लिखने रहेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये अथवा करके भी दिया, अगर ऊपर वाला आ रहा है तो आप ऊपर वाला कीजिए, नहीं आ रहा है तो आप अथवा करके जो दिया हुआ वो कीजिए। और दोनों देखिए कितने नंबर के हैं, 6 नंबर के। अब ये आप मत करने में फंसिएगा कि ये भी करें 6 नंबर का और अथवा वाला भी करें तो 6 नंबर का, ऐसा कुछ नहीं, एक ही आपको करना है, और दोनों भी कर रहे हैं तो आपको 6 ही नंबर मिलेंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। फिर उसके बाद उत्परिवर्तन क्या है, आपको बताना है उत्परिवर्तन के प्रवर्तक कौन थे, और उत्परिवर्तन के कारणों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यह आपको बताना रहेगा प्रश्न नंबर 14 में, यानी ये 6 नंबर का, यानी आपको लॉन्ग बताना रहेगा, करीब करीब 300-400 प्रश्न शब्दों में आपको इसे बताना रहेगा। उसके बाद अगर वो आपको नहीं आता तो आप ये लिखिए, जीवन
के उद्भव की आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत क्या है? जीवन के उद्भव की आधुनिक ओपेरियन सिद्धांत क्या है, इसका सविस्तार वर्णन कीजिए, आपको ये बताना रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे आज समाप्त होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपको क्या केवल मॉडल पेपर दिया जा रहा है। पेपर किस तरह से आते हैं, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे थे कि पेपर किस तरह से आते हैं, ये पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, ये पेपर में कैसे करें, ये आपको सभी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद जो सारी चीज़ें दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय में थी, अति लघु उत्तरीय में थी, जिनको सॉल्व करना था, वो हम यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें सॉल्व मिलेंगी। कैसे सॉल्व करना ये बताया जाएगा, एकदम आसान तरीके से बताया जाएगा। तो दोस्तों, क्या कीजिए, आप इधर देखिए, यहाँ पे क्या फिर चलते चलते एक बार बता रहे हैं, इधर सब्सक्राइब कर दीजिए, इधर लाइक कर दीजिए। अगले भी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।